हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, मैं वहां भी शेयर करता हूं डेली, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और थी कि अब आपको अगर ध्यान किया हो अगर आप सभी ने कि मैं टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर अब डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीएस के नोट्स भी भेजता हूं, पीडीएफ भी भेजता हूं, साइकोलॉजी के पीडीएफ और नोट्स भी भेजता हूं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, अब आपको बहुत से नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों के लिए बहुत से नोट्स तैयार हो रहे हैं और आपकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट से आप लोग अलग अलग विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आसानी रहेगी वीडियो ढूंढने में। प्लेलिस्ट जो है यहां से आप आसानी से वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि आज 22 दिसंबर है और आज का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज है राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि किसकी याद में मनाया जाता है। तो एक महान गणितज्ञ हुए हैं श्रीनिवास रामानुजन, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय गणित दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों को गणित के विकास और मानव के विकास में गणित के महत्व के बारे में जागरूक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 2012 से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ये थी जानकारियां जो इस पहले प्रश्न से पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, IISF अर्थात इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। ये आयोजन 4 दिवसीय आयोजन है जिसका आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक होगा। थोड़ी जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे ये विजुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगा। ये जो अब की बार कोरोना वायरस के कारण इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये विजुअल मोड पर अब ये आयोजित होगा और विजुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला यह सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल है, विज्ञान महोत्सव सबसे बड़ा है ये। बात कर लेते हैं इसके विषय की। तो इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान, ये इसका विषय रहेगा। बात करेंगे इसका समापन जो है वो 22 दिसंबर को होगा। तो 22 दिसंबर को क्या है? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर को और उसी दिन इसका समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गो ग्रीन नामक पहल शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई? तो सबसे पहले तो गो ग्रीन नामक एक पहल शुरू करने की घोषणा करी गई है। ये किसके द्वारा करी गई है? ये करी गई है टाटा मोटर्स के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। तो टाटा मोटर्स ने अब गो ग्रीन नामक पहल शुरू करी है। अब इस पहल का नाम गो ग्रीन क्यों है? क्योंकि अब टाटा मोटर्स ने यह फैसला लिया है कि जो भी नया ग्राहक उनके पास आएगा या जो भी नई गाड़ी उनकी बिक्री होगी उसी के लिए अब एक पौधा भी लगाया जाएगा। इसीलिए क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गो ग्रीन नामक पहल टाटा मोटर्स के द्वारा शुरू की गई है। थोड़ी जानकारी और भी है कि जैसे कि बताया कि इस पहल के तहत टाटा मोटर्स प्रत्येक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पर, यानी कि कोई भी वाणिज्यिक वाहन बिकेगा उस वाहन की बिक्री पर और प्रत्येक ग्राहक जो सर्विस करवाने के लिए आएगा गाड़ियों की उसी के लिए उसी का नाम का एक पौधा लगाएगी। इसके साथ साथ ग्राहक को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और बागान के जो जियो टैग हैं वो भी दिए जाएंगे ताकि उसका लिंक भी मिला रहे, उससे उस पौधे की जानकारियां भी उस व्यक्ति को मिलती रहे। अब बात करते हैं, ये घोषणा करी गई है टाटा मोटर्स के द्वारा। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहां है? तो टाटा मोटर्स का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में टाटा मोटर्स के चेयरमैन कौन है? नटराज चंद्रशेखरन। देखिएगा, इस प्रकार से करंट अफेयर्स आपने तैयार करनी है कि पहले करंट अफेयर्स पढ़िए,
उसके साथ साथ जो जीएस के प्रश्न बनते हैं उनको भी आपने तैयार करना है। तो ये सारी बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आप लोगों को अगर ये सीरीज करंट अफेयर की कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताया करें। उसके साथ साथ मैं देखता हूं डेली कमेंट करने वाले भी हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल को शेयर भी करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको चैनल को लाइक भी करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि कोरोना वायरस के खिलाफ स्पेन का टीकाकरण अभियान कब से शुरू होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ स्पेन देश ने घोषणा करी है कि अब टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, कि सभी जितने भी देशवासी हैं उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा ताकि जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाई जा सके। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है कि ये अभियान जो है ये कब से शुरू होगा। तो ये अभियान शुरू होगा 27 दिसंबर से। ऑप्शन डी सही रहेगा, 27 दिसंबर से कोरोना वायरस के खिलाफ स्पेन का जो टीकाकरण अभियान है ये शुरू किया जाएगा। थोड़ी जानकारी और भी है कि अब जो टीकाकरण अभियान शुरू होगा सबसे पहले किसे लगाया जाएगा, ये बुजुर्ग लोगों को लगाया जाएगा। उससे भी पहले जो नर्सिंग होम में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लगाया जाएगा। उसके बाद जो व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सभी को लगाया जाएगा, और उनके साथ साथ जो कमजोर लोग आते हैं उनको लगाया जाएगा। बाकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सभी को लगाया जाएगा। उम्मीद है कि आगे आने वाले जो 6-7 महीने हैं यानी कि जून 2021 तक 15 से 20 मिलियन लोगों को वायरस से बचाव कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और भी है कि ये स्पेन में शुरू हुआ है, स्पेन में शुरू होगा, सॉरी माफ करेगा, 27 तारीख से ये स्पेन में शुरू होगा। तो स्पेन के बारे में एक दो प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे कि राजधानी क्या है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। राजा कौन है, हुआन कार्लोस। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो स्पेन के प्रधानमंत्री है मारियानो राहोई। मारियानो राहोई जो है वे स्पेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, ट्रोली टाइम्स नामक समाचार पत्र किनके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिएगा बहुत ही आज का ये कहिएगा कि सबसे बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ट्रोली टाइम्स नामक समाचार पत्र किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, पिछले काफी दिनों से दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, और इसी आंदोलन को कर रहे किसानों ने ही अब ट्रोली टाइम्स नामक पत्रकार समाचार पत्र जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें 6 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर के ये सहमति से ये कार्य बढ़ाया है। ये सप्ताह में 2 दिन आएगा, और इसका नाम ध्यान रखिए, इसका नाम ट्रोली टाइम्स क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो अखबार है, ये जो समाचार पत्र है, इसका निर्माण कार्य ट्रोली पर हो रहा है, इसलिए इसका नाम ट्रोली टाइम्स का रखा गया है। बात करते हैं थोड़ी और कि दिल्ली की सीमाओं के साथ किसान आंदोलन में हिंदी और पंजाबी भाषा में, ये हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में ये अखबार जो है वो आपको उपलब्ध मिलेगा। 4 पेज का अखबार है और द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र है कि 2 सप्ताह में आया करे गए समाचार पत्र जो कि पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। यह ट्रैक्टर ट्रॉली पर तैयार किया गया है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, ट्रॉली टाइम्स। बात करते हैं कि इसका जो पहला संस्करण था वो 19 दिसंबर को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छी बात थी, नई पहल है। उसके बाद अगला प्रश्न, निशुल्क साप्ताहिक कोरोना वायरस परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो निशुल्क साप्ताहिक कोरोना वायरस जो परीक्षण है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल ने अभी अपने कर्मचारियों के लिए, जितने भी व्यक्ति अमेरिका में अल्फाबेट में काम करते हैं गूगल के अधीन, उन सभी के लिए साप्ताहिक निशुल्क कोरोना वायरस परीक्षण शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं थोड़ी जानकारियां, जैसे कि जितने भी कर्मचारी है जो उनके लिए घर में मुफ्त परीक्षण शुरू किया गया है। बात करते हैं अब एक प्रश्न मैं आपके लिए ऐसा लेके आया हूं जो कि शायद आपने कभी ना पढ़ा हो। जैसे हम डेली गूगल देखते हैं, गूगल को हम डेली देखते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि गूगल की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये गूगल की होती है फुल फॉर्म, जिसको हमने डेली गूगल पढ़ा है, उस गूगल की मैंने आज आप लोगों को फुल फॉर्म भी बताई है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और अगर बात करें सीईओ तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई। तो ये जानकारियां थी। यहां से आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि आपको जानकारियां कैसी लगती हैं।
अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि वर्ष 2020-21 के लिए मुंबई टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्ष 2020-21 के लिए मुंबई टीम का जो कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है? अभी नियुक्त किया गया है अमित पगनिश, यानी कि अमित पगनिश जो है ए ऑप्शन जो है वे अब वर्ष 2020-21 के लिए मुंबई टीम के कोच बने हैं। बात एक और प्रश्न बनेगा यहाँ कि विनायक सामंत भी देखिएगा यहां पर लिखा है। तो अमित पगनिश जो है वे तो कोच बने हैं, लेकिन उन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है अब विनायक सामंत का, यानी कि विनायक सामंत के स्थान पर अब कौन बने हैं? अब बन गए हैं नए कोच अमित पगनिश। थोड़ी जानकारियां और पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कि अमित पगनिश जो हैं वे मुंबई के पूर्व और रेलवे के बल्लेबाज रह चुके हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि उन्होंने विनायक सामंत का स्थान लिया है। अगले सत्र की शुरुआत जो है वो 10 जनवरी से होगी और कौन से टूर्नामेंट के रूप में होगी? तो सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के साथ में अगले सत्र की जो है वो शुरुआत करी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सुपर लीग इतिहास में 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इंडियन सुपर लीग इतिहास में 50 गोल बनाने वाले, 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अब बने हैं कौन? सुनील छेत्री, यानी कि ऑप्शन बी सही है। लेकिन एक बात और देखिएगा, ऑप्शन ए में भी लिखा है फेरान कोरोमिनास। फेरान कोरोमिनास जो है उन्होंने सुनील छेत्री से भी ज्यादा गोल किए हैं, लेकिन बात यह हुई है कि पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय तो सुनील छेत्री बने हैं, लेकिन फेरान कोरोमिनास जो है उन्होंने गोवा की तरफ से खेलते हैं वे, और उन्होंने सुनील छेत्री से भी ज्यादा गोल किए हैं। थोड़ी जानकारी और पढ़ेंगे और क्लियर से समझ में आएगा। सुनील छेत्री ने क्या हुआ है कि उन्होंने 42 गोल और 8 असिस्ट गोल किए हैं। तो 42 और 8 मिलाकर के होंगे कुल 50। वे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं और 48 गोल और 16 असिस्ट गोल के साथ में जो फेरान कोरोमिनास हैं वे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सुनील छेत्री से आगे हैं। अब वे कौन सी लीग में बनाए हैं? तो उन्होंने बनाए हैं इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, हीरो इंडियन सुपर लीग के नाम से भी इंडियन सुपर लीग जो है वो जानी जाती है। इसमें पूरे भारत से 16 फुटबॉल टीमें खेलती हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन सुपर लीग की स्थापना जो है वो 21 अक्टूबर 2013 में करी गई थी। आईपीएल जैसे आपका आयोजित होता है, आईपीएल की तर्ज पर ही इंडियन सुपर लीग की जो कि फुटबॉल चैंपियनशिप होती है इसका भी शुरुआत करी गई थी। अब इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो है कि भारत के फुटबॉल खिलाड़ियों को या भारत के फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जब आईपीएल शुरू हुआ तो आईपीएल से हमारे देश को इंटरनेशनल खिलाड़ियों की पूर्ति हुई। आईपीएल से हमारे देश में अनेक क्रिकेटर खिलाड़ी निकले हैं, जैसे कि हम बात कर ले, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल की वजह से क्रिकेट खेल के आए हैं। सुरेश रैना का नाम है उसमें। उसके बाद बात करते हैं कि इसी प्रकार से फुटबॉल के खिलाड़ियों को भी बाहर निकालने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को देखने के लिए इसका आयोजन किया गया था। बात कर लेते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है? तो ये जो अनुमति है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्या प्रश्न है, क्या माजरा है, मैं आपको बता देता हूं कि यह राज्य में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने वाली तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना है। इसके द्वारा क्या स्थापित किया जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारियां थी। उसके बाद अगला प्रश्न कि नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नामित किया गया? नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नामित किया गया है? तो अब नामित किया गया है डेव भाटमोर को, यानी कि ऑप्शन बी, डेव भाटमोर को अब नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नामित किया गया। यहां से नेपाल से एक प्रश्न यहां से दिमाग में आया कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट से एक और प्रश्न याद आया कि माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने आपसे बताया था कि माउंट एवरेस्ट की जब दोबारा से ऊंचाई नापी गई है तो कुछ बढ़ गई है, 0.48 जो है वो उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो ये सब बातें थी जो नेपाल से थी। इस प्रकार से एक दो प्रश्न अगर घूम फिर के आए, जो भी याद आता है मैं बताते रहता हूं बीच बीच में, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वे
1 जनवरी 2021 से अपना पदभार संभालेंगे। अब उनकी खास बात करेंगे कि जब 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में विश्व कप जीतने वाले अंडर 19 जो टीम थी उसके भी वो कोच जो थे वो डेव वाटमोर थे। 1996 में श्रीलंका को जो विश्व कप जिताने वाली टीम थी उसके मार्गदर्शक भी कौन थे? डेव वाटमोर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी ये उपलब्धियां हैं कि उन्होंने विश्व कप में 2 बार टीमों को विश्व कप दिलाया है। तो इसलिए उनको अब नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी दी गई? देखिएगा, प्रश्न ये है कि जो इंडिया गेम्स होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, इनमें 4 स्वदेशी खेल है। कौन कौन से हैं? तो यहां पर ऑप्शन डी रहेगा, सारे ऊपर चारों है। गटका, कलारी पट्टयू, थांग टा, मल्लखंबा, ये चारों के चारों जो खेल है वो अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 नए स्वदेशी खेल होंगे। ये घोषणा किसने करी है? तो ये घोषणा करी है खेल मंत्रालय ने। और बात कर लेते हैं यहां से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन होगा हरियाणा राज्य में। और 4 खेल देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सेलेक्ट करके भेजे हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न भी रखा करूंगा जिसका अगले दिन जवाब दिया करूंगा। उसके बाद आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दूसरी बात यह है कि आप पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें कि वो भी चैनल से जुड़े ताकि उनको भी करंट अफेयर्स मिलते रहें। और आपको कैसे लगती है करंट अफेयर्स मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।